मैंने रिसीवर रख कर एक गहरा सांस लिया और फिर होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बखेरता हुआ बोला, खान साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। क्या सच? वो खुशी से उछल पड़ा था। हाँ यार, और दूसरी खुशखबरी यह है कि तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है। शुक्रिया यार, उसने मुसरत भरे अंदाज में कहा। लेकिन तुम फ़ोन पर तो यूँ बात कर रहे थे जैसे कोई अफसोसनाक वाक़या हो गया हो। इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि एक और पठान दुनिया में आ गया है। मैंने मज़ाही अंदाज़ अपनाने की कोशिश की, मगर मेरे दिल की जो हालत थी उसके बारे सिर्फ मेरा रब ही जानता था। वो औरत जिसे मैंने आज तक देखा नहीं था, लेकिन उसे अपनी बहन की तरह समझता था। यकीनन उसकी किस्मत में अपने महबूब शौहर की बेवफाई देखना नहीं लिखी थी। यही वजह थी कि वो लिजोना की आमद से पहले ही अपने शौहर से दूर चली गई थी। सरदार ने बेसब्री से कहा, मेरा ख्याल है हमें अभी निकलना चाहिए। यहाँ से शकई तक काफ़ी देर लग जाएगी। मैंने ख्याल जाहिर किया। शकई क्यों? पलवशा ने फ़ौरन पूछा। मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया, तो ये वाना हेलीकॉप्टर में उड़ कर जाएगा क्या? वो महसूस किए बगैर बोली, मालूम है कितनी चढ़ाइयाँ तय करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। इस तरफ से जाते हुए 2 दिन रास्ते में लग जाएंगे। तो फिर क्या करें? सरदार ने परेशानी जाहिर की। अगर कोशिश करें तो हम आज ही अंगूर अड्डे पहुँच कर वाना की गाड़ी पकड़ सकते हैं। उसका मशवरा नहायत ही मुनासिब था। चलो निकलें। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसकी तायीद की। बैरेट M107 मैंने वहीं छोड़ दी थी। मेरा इरादा उसे वापसी पर वहाँ से लेने का था। अलबत्ता औरंगज़ेब साहब ने हमारे लिए जो नकली शनाख्ती कार्ड बनाकर भेजे थे वो हमने साथ ही रख लिए थे। पोस्ट कमांडर से इजाज़त लेकर हम वहाँ से निकल आए। पलवशा हमारे आगे आगे थी। वहाँ से आलम खेल तक मुसलसल उतराई थी, इसलिए हमारी रफ्तार काफ़ी तेज़ रही। सरदार बहुत खुश था। यार राजे, बस लिजोना कबाब बंद करता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन अब तो चनारे ने मुझे एक बेटे का तोहफ़ा दे दिया है। ऐसे मौके पर मैं दूसरी शादी की बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। मुझे मालूम है चनारे बहुत खुश होगी और बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने रंधी हुई आवाज़ में मशवरा दिया, ज़रूरी तो नहीं कि तुम जाते ही शादी की बात छेड़ दो। अगर इस छुट्टी पर नहीं तो अगली छुट्टी पर कोई अच्छा सा मौका देख कर बात कर लेना। नहीं यार, चनारे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और लिजोना भी। मुझे लगता है कि मैं उन दोनों के दरमियान फंस कर रह जाऊँगा। लिजोना के आने से चनारे ज़रूर बावेला करेगी। मुमकिन है शादी के बाद लिजोना को भी चनारे की ज़ात खटकने लगे। वो तो यूँ भी अलग माशरे की है, और यह ना हो दोनों को पाने के लालच में दोनों के प्यार से महरूम हो जाऊँ। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है दोस्त। जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए ही करता है। काफ़ी दफ़ा ऐसे हादसे इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त करने की अहमियत इंसान अपने अंदर मफकूद पाता है। बस मेरी ये बात याद रखना कि सब्र और हौसले का दामन हाथ से न छोड़ना। यानी तुम भी मेरे साथ मुतफिक हो कि मुझे लिजोना का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। उसने मेरी गोल मोल गुफ्तगू से यही अंदाज़ा लगाया था। इस बारे बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करो। तुम्हारी बाजी साहिबा तो बेइज्जत करने के चक्कर में पड़ी है। यूँ जा रही है जैसे मैराथन में हिस्सा लेना हो। मुझे इस मौजू से वहशत हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बार बार चनारे बहन का जिक्र आए। एक बार तो जी आया कि सरदार को हकीकत बता दूँ, मगर फिर औरंगज़ेब साहब की नसीहत याद आ गई। उसने सख्ती से मना किया था कि सरदार को उसकी बीवी की वफ़ात के बारे ना बताऊँ। यूँ भी आर्मी में हत्तुल वसा यही कोशिश की जाती है कि किसी के भी करीबी रिश्तेदार की नागहानी मौत की इतला मुतासर शख्स को नहीं दी जाती कि कहीं वो सफ़र के काबिल ही ना रहे। घर जाकर भी वो सदमा इतना ही गहरा होता है, लेकिन वहाँ दूसरे रिश्तेदार उसे संभालने के लिए मौजूद होते हैं। सरदार ने तासीन आमेज़ लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि पलवशा बहन में बड़ी जान है। मैं खामोश रहा। 5 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। अलाम खेल में पहुंचकर हम सड़क पर किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद भी कोई गाड़ी न मिली। पलवशा हमें इंतज़ार करने का कहकर गांव के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद ही वो होंडा 125 मोटरसाइकिल लिए नमदार हुई। उसे मोटरसाइकिल चलाते देखकर मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई थी। मेरे करीब मोटरसाइकिल रोकते हुए उसने कहा, मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है यह जिम्मेदारी मुझे संभालना पड़ेगी। मैं तुमसे अच्छी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। सरदार ने मुझसे पहले पलवशा के हाथ से हैंडल थाम लिया। मैं अपना थैला मोटरसाइकिल के कैरियर पर रखकर उसके पीछे बैठ गया। मेरे अकब में वही मुसीबत बैठ गई जिससे मैं मुसलसल जान छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ़ था। मुझे भी यह इल्म था कि सरदार ने इसलिए मोटरसाइकिल चलाने की जिम्मेदारी संभाली थी ताकि पलवशा को मेरे साथ बैठना पड़े। पलवशा के बैठते ही मैंने सरदार को चलने को कहा और उसने सर हिलाते हुए मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाते ही उसने पलवशा से पूछा, यह मोटरसाइकिल कहाँ से उठा लाई हो? अपने उस्ताद कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। वो पहले भी मुझसे चिपक कर बैठी थी। सरदार को जवाब देने के लिए मजीद आगे झुकी। कमांडर नसरुल्लाह से मुंह छुपा रही थी और अब्दुल हक के पास खुद भाग कर पहुंच गई हो। मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा। बाकी छुप नदामत की वजह से रही थी, डरने की वजह से नहीं। मुजाहिदीन ज़बरदस्ती थोड़ी करते हैं किसी के साथ। क्या बात करने के लिए आगे होना ज़रूरी है? मैंने उसे झिड़का। ठीक है, अगर तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो पीछे बैठ जाओ। मैंने तो अपने भाई से बात करना है और जब तक आगे की तरफ होकर बात न करूं उसे सुनाई नहीं देगा। उसकी बात पर मैं खून के घूंट भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो मेरे चिढ़ने की वजह से थोड़ा और आगे को खिसक गई थी। उसके साथ मत्था मारना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ था। मजबूरन मैं खामोश हो गया। अंगूर अड्डे तक आते ही हमें 1.5 घंटा लगा था। सूरज गरूब होने को था।
अंगूर अड्डे की आबादी शुरू होते ही उसने सरदार को कहा, मोटरसाइकिल कमांडर नसरुल्लाह के घर खड़ी करना पड़ेगी, सीधा वहीं चलो। मैंने कहा, हमें अड्डे में उतार कर तुम ले जाना। वो जवाब में बोली, जब पूछा ना जाए तो मशवरा नहीं देना चाहिए। यह मशवरा नहीं है, मैंने हतमी लहजे में कहा। हम तुम्हें अपने साथ वाना तो नहीं ले जा सकते, तुम्हारे साथ कौन अहमक जा रहा है। सरदार ने मोटरसाइकिल का रुख कमांडर नसरुल्लाह के घर की तरफ मोड़ दिया था। यार अड्डे की तरफ चलो, मैं चीखा, मगर सरदार सुनी अनसुनी करता हुआ कमांडर नसरुल्लाह के घर की जाने बढ़ता रहा। कमांडर नसरुल्लाह का घर करीब ही था, वो हमें घर के बाहर ही मिल गया। वो शाम की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। सरदार ने उसके करीब मोटरसाइकिल रोककर अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम सलाम कहकर उसने फर्दन हम तीनों से हाथ मिलाया। पलवश ने कहा, उस्ताद जी, ये मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक से मांग कर लाए हैं, अगर आप हमारी वापसी तक अपने घर में रख लें तो मेहरबानी होगी। ठीक है बेटा, उसने खुशदिली से कहते हुए मोटरसाइकिल थाम ली। आप लोग खाना तो शाम की नमाज पढ़ कर ही खाओगे ना? नहीं, हम वाना जा रहे हैं, पलवश ने हमसे पहले जवाब दिया, और वह सर हिलाते हुए मोटरसाइकिल को हैंडल से पकड़कर घर की जानिब बढ़ गया। सिवाय पिस्तौलों और एक अदद आई काम के हमने अपना बाकी सामान और हथियार उसके हवाले कर दिए थे। वैगन अड्डे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, सरदार, तुम्हारे जाने के बाद मैं उसे एक सेकंड भी अपने करीब नहीं भटकने दूंगा। सरदार के कुछ कहने से पहले वो तरकी बतरकी बोली, मेरा दिमाग ख़राब है कि तुम जैसे बेएतबार शख्स के साथ अकेली रहूं, एहसान होगा तुम्हारा। तलखी से कहते हुए मैं कदमों की रफ्तार तेज़ करते हुए उन दोनों से आगे निकल गया। हमारी खुशकिस्मती कि हमें वैगन अड्डे में दाखिल होते ही एक तैयार वैगन मिल गई। मुसाफिर नमाज की अदाई के बाद अंदर बैठ रहे थे। अकबी नशस्त खाली पड़ी थी। कंडक्टर ने हमें देखकर खुशी का इजहार किया। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने वैगन आगे बढ़ा दी। कोशिश के बावजूद हम डेरा इस्माइल खान जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ सके थे। मजबूरन हमें होटल में रात गुजारना पड़ी। तुमने तो बताया ही नहीं कि छुट्टी कितनी हुई है, बिस्तर पर लेटते ही सरदार ने पूछा। मैंने फ़ौरन कहा, महीना। गोया 1 माह मैं सुल्तान खान के साथ रह सकता हूँ। मैंने सवालिया लहजे में कहा, सुल्तान? हाँ, सुल्तान खान वल्दे सरदार खान। और मालूम है, मैंने और चनारे ने पहले से तय किया था कि बेटा हुआ तो चनारे नाम रखेगी और बेटी हुई तो मैं। और उस नेक बख्त ने बेटे के लिए सुल्तान नाम चुन रखा था। मैंने दुख की लहर को सीने में दबाते हुए धीरे से गहरा सांस लिया। कसम से मेरा दिल चाहता है उड़कर घर पहुंच जाऊं। भाई, ये आपका पहला बेटा है ना? पलवश ने ज़बान खोली। हाँ पलवश, यह तुम्हारा पहला भतीजा है। बाजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना। ज़रूर, सरदार ने इस बात में सर हिलाया। कबील खान को हलाक करने के बाद मैं इंशाअल्लाह सुल्तान से मिलने आऊँगी। ये कहते हुए वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर शरारती लहजे में बोली, नहीं, बल्कि कबील खान की हलाकत के बाद मैंने एक और कत्ल भी करना है, उसके बाद आऊँगी। उसने ज़ोरदार कहकर लगाया, लेकिन मैं दुख की वजह से कोई जवाब नहीं दे सका था। यार, मुझे पशेमानी हो रही है कि मैं चनारे को मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं लेके दिया। अगर उसके पास फ़ोन होता तो अभी PCO से घर बात करके कम से कम उसकी आवाज़ सुन लेता। अच्छा, मेरे ATM अपने पास रखो, शायद तुम्हें रकम की ज़रूरत पड़े। मैंने अपना ATM उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताया तो है, लिजोना का बाप बंद। $5000 तुम्हें देने का वादा किया था, चाहे वो लिजोना के उसूल के लिए इस्तेमाल करो, चाहे किसी और मकसद के लिए। मेरी आवाज़ पर आ गई थी। नहीं राजे, इतनी ज़्यादा रकम? मुझसे गलती हो गई थी यार। यह रकम मुझे बहुत पहले ही तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए थी। तुम भी अमेरिका में मेरे साथ थे। 50,000 में से 5,000 तो तुम्हारा हक बनता है, वो तुम्हारा इनाम था। सरदार ने नफ़ी में सर हिलाया। तुमने लेने हैं कि मुझसे बेइज्जत होना है? मैंने सख्त लहजे में कहा, और उसने खामोशी से ATM कार्ड मेरे हाथ से ले लिया। ATM का पासवर्ड बताकर मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली।